बात करेंगे रेस्पिरेशन पे आज। इन दिस क्लास वी डिस्कस रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, यहीं से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द डिफिनीशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के डिफिनीशन से हम लोग शुरू करेंगे। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस, और इसको आप चाहें तो कह सकते हो biochemical process, because the process occur inside cell. So respiration is a biochemical process by which energy is released from food molecule. Food molecule से energy निकलेगा। कैसे कैसे होगा? It can also be described as the oxidation of glucose in series of steps. देखिए कैसे होता है। देखो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे रेस्पिरेशन में, तो देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है। ये कोई सिंपल स्टेप में नहीं होता। जैसे यहाँ रिएक्शन में देख रहे हो, C6 है, ऑक्सीजन में रिएक्ट कर गया, तो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दे दिया। इतना सीधा ये नहीं है ना। और स्टेप वाइज होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होगा वो स्टेप वाइज होगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स में, तब जा करके एटीपी मिलेगा। द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। बैलेंस आप करिएगा तो Yes. देख लो, इसमें यही होना है। रेस्पिरेशन में एक ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज टूटेगा, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, ठीक है। अब देखो ये किस तरह का हो गया। सिंस देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो आप इसको कह सकते हैं रेस्पिरेशन एज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब एक सवाल है। सवाल ये है, एनर्जी कंटेन्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज स्लोली बिकॉज इफ इट वेयर रिलीज एट वंस द फॉलोइंग कुड हैपन। कोई पूछेगा ना कि बताइए ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन सीरीज में क्यों होता है, एक बार क्यों नहीं होता? देखिए एक बार होगा तो दिक्कत क्या आ सकता है। सेल कुड बी डैमेज बाय ओवरहीटिंग, एक दिक्कत ये हो सकता है। दूसरा दिक्कत है एनर्जी वुड बी वेस्टेड, क्योंकि जितना एनर्जी निकलेगा बॉडी तो उतना इस्तेमाल करेगा नहीं, ठीक है। तो सेल में बड़े बड़े Yes. काम तो है नहीं, स्मॉल केमिकल जॉब्स हैं, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली है, तो एनर्जी का भी वेस्टेज है। तो इसीलिए धीरे धीरे स्लोली ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन का डिफिनीशन समझ गया। अगर डिफिनीशन देना रहे तो आप कैसे दोगे? आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, Biochemical. है ना। Yes. कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ, और या ब्रेकडाउन की जगह अगर लिख दें ऑक्सीडेशन Oxide. ऑफ, अब ग्लूकोज नहीं लिखेंगे, ग्लूकोज की जगह हम वर्ड यूज करेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन के दौरान होगा। अब इसका एग्जांपल आप ग्लूकोज कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, टू Yes. रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो दिस वन इज रेस्पिरेशन। तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं केमिकल प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से एनर्जी मिलना है, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है, और फिर उससे जो एनर्जी निकलेगा दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस, राइट। तो ये चीज़ होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब No, देखो, द sir. सब्सटेंस व्हिच गोज अंडर ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसे आप कहेंगे
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी हाँ substrate. वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होना है ड्यूरिंग ड्यूरिंग व्हाट, रेस्पिरेशन, तो उसको आप रेस्पिरेटरी Respiration. सबस्ट्रेट बोले। क्लियर है पूरा डेफिनेशन? Yes. अब आगे नाउ सी द रेस्पिरेटरी पाथवे। देखिए आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? दिस वन इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सभी ऑर्गेनिज्म के लिए यही है, वेदर इट इज प्लांट एनिमल कोई भी। दिस वन इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, ग्लूकोज। नाउ व्हाट हैपन टू द ग्लूकोज? देखिए मैंने कहा था कि देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सीरीज ऑफ रिएक्शन, सीरीज में होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है, और यू कैन से इट पायरुविक एसिड। तो सबसे पहले ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होना है? पायरुविक एसिड में। Pyruvic द acid. प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? इन Cyto. साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। अब ये सब में इट इज कॉमन। अब इसके बाद आता है आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस वेदर द रेस्पिरेशन इज एरोबिक और एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक का मतलब क्या हुआ? एरोबिक का मतलब क्या होता है? इन, Presence of oxygen. हाँ करेक्ट, लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट अकर्स। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और कार्बन Mm. डाइऑक्साइड भी मिलेगा, ठीक है ना। इसमें पायरुवेट टूटेगा, Yes. कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही, साथ ही साथ वाटर भी बनेगा, और जो एटीपी है वो एटीपी भी बनेगा। ये देखिए एटीपी वेरिएबल है, आप कई जगह देखोगे 36 38 एटीपी तक आता है, बट इस सिचुएशन को भी देखना था, डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन किस तरीके से हुआ है इस पर डिपेंड करना। ओवरऑल ये देखो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिजल्ट होगा दिस वन 36 टू 38 एटीपी, आपको बुक में मिल जाएगा। बट प्रैक्टिकली थियोरेटिकली ये सही है, बट प्रैक्टिकली इट रेंज बिटवीन 32 टू 32 एटीपी, ठीक है, समझ गए। तो दिस इज रेस्पिरेटरी पाथवे। Yes. Sir. तो रेस्पिरेटरी पाथवे में देखिए फिर से समझ लो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, इसका ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट है। इफ द respiration is aerobic type its complete oxidation is there. If there is no oxygen means the respiration is anaerobic type, then what will happen, pyruvate will form either ethanol या lactic acid, that depend where it is occurring, वो डिपेंड करता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है, ठीक है। क्लियर है Yes. पूरा? चलो अब देखिए, अब देखो उसी के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का दो टाइप, ठीक है। पहला आ रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा आ रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स विथ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन occurs with oxygen, anaerobic respiration occurs without oxygen, ठीक है। सी दिस, इस Yes. तरफ का जो इमेज है, फोटो है, इसको देखो, ग्लूकोज है, पायरुवेट में कन्वर्ट किया है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। अब इसमें है कि अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है देन व्हाट विल हैपन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी मींस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। अगर एब्सेंस है या लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एंड दैट डिपेंड्स कि वहाँ लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा, ठीक है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान Yes. रखना है कि इन दिस प्रोसेस फूड इज ब्रोकन डाउन
विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इस केस में क्या होगा, ग्लूकोज इज नॉट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, हेंस लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस अकर्स कब होगा, वेयर देयर इज सीवियर लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है तभी होगा। जैसे आपके मसल्स में, मान लो कि आपने कुछ हैवी एक्सरसाइज किया है ना, बहुत हैवी एक्सरसाइज किया है और Yes. या बहुत पैदल चला है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके मसल्स में दर्द होगा। कारण क्या है कि मसल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिलता नहीं, तो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, देयर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उस केस में बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ठीक का है। फॉर्मेशन होना है। समझ में आया, सी दिस, ये वाला देखो, Yes. इसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन कम मिला है ह्यूमन में, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड जमेगा आपके मसल्स के अंदर, पेन उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई समटाइम आवर मसल्स गेट फैटिक। ठीक है, तो आपको बोलना यही, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज व्हाई आवर मसल्स गेट फैटिक, तो आपको बोलना है कि हैवी एक्सरसाइज होगा, देन देयर इज द lack of oxygen, and due to lack of oxygen there is formation of lactic acid in human muscles, और उसकी वजह से थोड़ा दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? Yes. अच्छा, कई में देखोगे, जैसे ईस्ट में देखोगे, ईस्ट में फिर क्या होगा, ईस्ट में पायरुवेट का कन्वर्जन इथेनॉल में होना है, पायरुवेट जो है इथेनॉल में होना है। तो वंस ऑक्सीजन बिकम प्रेजेंट, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वुड रेस्पायर एरोबिकली। तो ऐसा आज होता है बेवरेज इंडस्ट्री में। अदरवाइज अगर देखोगे तो दो केस देखा, पहला लैक्टिक एसिड वाला और दूसरा देखा इथेनॉल वाला। इथेनॉल किसमें, ईस्ट के अंदर, और ह्यूमन मसल्स East. में देखोगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक। समझ गया, Left. चलो आगे बढ़ो। Yes. अब अलग अलग से देख लो। सबसे पहले बात कर लो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, where the glucose gets broken down and produces energy. Energy means ATP, ethanol and carbon dioxide that occurs in plants and in some bacteria. जैसा कि डिस्कस किया था, अब ये ब्रेड मेकिंग में, बियर मेकिंग में, वाइन मेकिंग में काम आता है। अब देखिए कैसे ब्रेड मेकिंग में कैसे काम आएगा। इन ब्रेड मेकिंग द ईस्ट इन द डो, डो कहते हैं आटा जो गूंदा जाता है ना ब्रेड बनाने के लिए, उसको डो बोलते हैं। ठीक है, Yes. तो दैट डो इज एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, एंड इट कन्वर्ट्स द शुगर इन द डो इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, कभी भी जब ब्रेड मेकिंग का काम होगा तो उसमें करते क्या है कि आटा ले लिया, ठीक है ना, व्हीट फ्लावर या कोई भी ले लिया, उसके अंदर ईस्ट डाला, ईस्ट डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो थोड़ा खट्टा हो जाए। ठीक है ना, तो खट्टा इसलिए हो जाता है कि देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। ठीक है, इस डो का शुगर टूटेगा और इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसमें थोड़ा एसिड ही बनता है, खटास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इस डो को Yes. बेक किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करता है। द कार्बन डाइऑक्साइड causes the dough to expand, making the bread rise। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, समझिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो ब्रेड फूलने लगता है। ठीक है ना, तो ब्रेड का फर्मेंटेशन थोड़े समय के लिए होगा, तो अल्कोहल भी कम ही बनता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल्स और ज़्यादातर इवेपोरेट होगा अल्कोहल जब ब्रेड को बेक करेंगे। इसलिए जब रोटी खाओगे तो नशा नहीं आएगा। क्योंकि बच्चा पूछता है कि ठीक है, कह रहे हैं कि जब आपका डो में, ये जो डो है इसका फर्मेंटेशन होता है तो इथेनॉल बनता है, तो रोटी खाने से नशा क्यों नहीं आता। तो आपको बोलना है कि इथेनॉल जो है वो तो बनेगा बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड दैट ऑल्सो गेट इवेपोरेट। ठीक है ना, when the bread is
बेक, Yes. तो ब्रेड को बेक करेंगे तो वो भी इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। इसीलिए जब आप ब्रेड खाते हो तो फिर आपको नशा नहीं आता। आपको समझ में आ गया व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? इट इज द कंडीशन एनारोबिक जिसमें अल्कोहल बनेगा, है ना। तो ये जो देख रहे हो ये वाला इथेनॉल वाला, दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट। आगे देखो, समझ गया इतना। Yes. Yes, sir. लैक्टेट फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड में क्या होगा? सी दिस लैक्टेट फॉर्मेशन, यानी इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। कैसे बनेगा? अभी अभी आपको बताया है कि ग्लूकोज है, ये टूटेगा एंड दिस विल गिव लैक्टिक एसिड, ठीक है। वेयर ग्लूकोज ब्रेक्स इटसेल्फ इनटू एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड, जैसे कि मसल्स में होता है। तो एग्जांपल में भी है, इट अकर्स इन द मसल्स, ठीक है। ये जो है आपका मसल्स में होगा एट द बिगनिंग ऑफ vigorous exercise where they do not receive sufficient oxygen as exercise continue। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते चले जाओगे ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा, तो ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? ग्लूकोज जो है इट गोज अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन और लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड जो है तत्काल में, मतलब इमरजेंसी में एनर्जी देता है, लेकिन जब ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा तो चूंकि ये पॉइजनस है, इट कॉजेज मसल्स पेन एज इट बिल्ड अप लाइक ड्यूरिंग ए लॉन्ग रेस्ट, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड हमेशा के लिए नहीं रहेगा, जब ऑक्सीजन मिलना शुरू होगा लैक्टिक एसिड रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन सेफली, हेंस व्हाई एथलीट टेक डीप रिफ्रेशिंग ब्रीथ आफ्टर ए रेस। अगर आप दौड़े भागे और लैक्टिक एसिड बन गया तो लैक्टिक एसिड जब तक रहेगा पैर में दर्द रखेगा, ठीक है। रेस्ट कर लोगे, ऑक्सीजन मिलने लगेगा, देन दिस लैक्टिक एसिड विल डिसॉल्व, वो टूट जाएगा। बात समझ में आया? Yes. क्लियर है ना? तो सीधा सीधा याद रखना, जब क्वेश्चन आता है व्हाई आवर मसल्स गेट फैटिग्ड आफ्टर हैवी एक्सरसाइज आफ्टर लॉन्ग रेस्ट, तो उसका जवाब आपको लैक्टिक एसिड पर ही देना है। समझ गए? चलो Yes. अब बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है ना। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ था? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, सॉरी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ था। लेकिन अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे, इन एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसका Substrate. ऑक्सीडेशन होना है और फाइनली क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ ही साथ एटीपी मिलेगा। थ्योरेटिकली 36 to 38, बट प्रैक्टिकली इसे 30 से 32 तक ही होगा। बात समझ में आया? तो ये होता है Yes. एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में सी दिस बॉय, ऑक्सीजन ये ले रहा है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड इन व्हाट? ये देखो ऑक्सीजन जो है ट्रैवल करता करता सेल को जाएगा, वेयर इट इज यूटिलाइज इन ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में और लंग्स से वापस बॉडी के बाहर आएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यही होना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है दे आर रिलीज एज वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना? Yes. क्लियर है ना? इसको Yes, sir. बैलेंस कर सकते हो, ऐसे ऐसे लगा दो और यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? Hmm. कितना लिखो? 6 लिखे? Shade. Nine. कितना लिखो? 12, 6, ठीक तो है 18. Yes, sir. है ना? ठीक. चलो क्लियर है? अब आगे नाउ सी हाउ organism will take in oxygen and give carbon dioxide,
दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ब्रीदिंग का जो मेथड है वे है वो थोड़ा अलग अलग। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन विल बी देयर। एरोबिक रेस्पिरेशन तब होगा व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना। वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको चाहिए, ठीक ना, लगातार। तो हम लोग जैसे मान लो कि वी ऑल आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम वेयर, हम लोग जो है न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, मतलब हमारे लिए उसके डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। ठीक है, Yes, रेस्पिरेशन कहाँ होना है, रेस्पिरेशन कहाँ होना है, रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होना है। cell, सेल्स को जो ऑक्सीजन जाएगा, है ना, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये आपको lungs. समझना है ना। बात समझ में आया। Yes, तो अब देखो जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो होता क्या है कि मान लिया जाए कि ह्यूमन है, आप समझना बात को, ह्यूमन है, ह्यूमन इज टेकिंग ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका जो ऑर्गन है दैट इज द नोज, ठीक है ना। तो सिमिलरली डिफरेंट वेज ऑफ ब्रीदिंग यू कैन फाइंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन लगातार आना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है, तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अपने अपने मेथड्स, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मान लो कि अमीबा है, सपोज सपोज अमीबा है, तो अमीबा में ऑक्सीजन कैसे जाएगा, सिंपली बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा, सिंपली बाय डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अब प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स में स्टोरी क्या है कि प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होना है वो स्टोमाटा से होना है, ठीक है। पिछले क्लास में बताए हैं, तो yes, स्टोमाटा में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसमें भी डिफ्यूजन ही होता है। इन प्लांट ऑल्सो डिफ्यूजन इज यूटिलाइज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू द स्टोमाटा। लेकिन अगर बात करें दूसरे ऑर्गेनिज्म का, जैसे आप स्पाइडर का बात करें तो इसके लिए इसके पास बुकलंग है, और स्पॉन्ज की बात करें तो इसमें छोटे छोटे आउटलेट्स हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेगा, है ना। फिश है, मछली, तो मछली में क्या होता है, वाटर जो है यहाँ oxygen dissolved in water enter through the mouth and water come out through the gills. So whenever water passes over the gills, there is exchange of gases. So fishes take in oxygen which is dissolved in water through gills. ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में कि वाई इंसेक्ट्स, सॉरी वाई फिश, फिश जो है वाई फिश ब्रीथ फास्ट, ये क्वेश्चन आता है कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है वेदर इट इज फिश और अदर थिंग्स, तो बेसिकली तुम्हारे बुक में फिश का है व्हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इन फिश इज फास्टर, क्यों होता है। तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज वेरी लेस, ठीक है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है इसलिए तेजी से सांस लेगा। Since availability of oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of aquatic animals is faster, ठीक है। अब इसमें देखो स्पाइरिकल्स yes, आपको मिलेगा, ये इंसेक्ट है, कैटरपिलर है इंसेक्ट का, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, दीज पोर्स आर स्पाइरिकल्स, ये स्पाइरिकल्स है, ठीक है ना, ये क्या है, स्पाइरिकल्स, ठीक है ना। particle. और इन स्पाइरिकल्स का यूज होगा फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना इसका Yes, सोर्स है sir. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है ना, उसका डायग्राम यूज किया, समझ गए, तो दिक्कत Yes, sir. ना। No, sir.
अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सर स्पाइडर का जो बुकलंग है वो फंक्शन कैसे करता है? हाँ देखो, स्पाइडर देखिए बुकलंग है ना, ये यहाँ, ठीक है, और स्पाइडर भी तो एक तरह का इंसेक्ट ही है ना, ठीक है, तो बाहर से ही यस एंट्री होगा गैसेस का, दैट टेकन थ्रू द बुकलंग, ठीक यस है। अब आपका आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बताएं इसको। यस सर लेट्स बिगिन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले एक एक करके समझना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, डायग्राम में देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये है नोज, ठीक है, एयर इज टेकन थ्रू द नोस्ट्रल्स एंड इनटू द नेजल कैविटी, सांस ऐसे न लेते हैं, वी टेक इन एयर थ्रू दिस नोज, यहाँ से लेंगे और एयर कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ नेजल पास, ठीक है। अगर नेजल कैविटी को देखोगे इट इज डिवाइडेड बाय थिन बोनी प्लेट्स, वो बोनी प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। बोनी तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, एक्चुअली जो नॉस्ट्रिल है दैट इज डिवाइडेड बाय एक कार्टिलेज, आप देखोगे नाक में एक कार्टिलेज होता है ना, उस यस कार्टिलेज के जरिए इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। दिस गिव्स द नेजल कैविटी ए लार्जर सरफेस एरिया। अब देखो, नाक से जब सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, एयर के साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद द एयर, as the air passes over the tissue, देखो जब whenever you are taking oxygen on air through nose, तो दो तीन चीजें होती है। पहला चीज होगा फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, पहला तो ये हो जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है। दूसरा जो होगा एयर बिकम मॉइस्ट, एयर थोड़ा सा मॉइस्ट भी हो जाएगा, और तीसरा जो होता है एयर वार्म भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे होगा, अब जैसे देखो एज एयर पासेस ओवर द टिश्यू इट वार्म्स, कैसे वार्म होगा, इट टेक्स हीट फ्रॉम द ब्लड कैप, ब्लड से, ब्लड कैपिलरी है ना नाक के अंदर, उससे ये हीट लेगा, थोड़ा वार्म हो जाएगा। यस अब वार्म होने से फायदा ये है कि दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट लंग्स, ठीक है। नेजल कैविटी में देखोगे तो हम म्यूकस से मिलेगा, यू विल फाइंड म्यूकस। म्यूकस से फायदा ये है कि एयर के अंदर अगर डस्ट है तो इट हेल्प्स टू ट्रैप डस्ट, वो डस्ट को ट्रैप कर लेगा, करेक्ट। अच्छा, फिल्ट्रेशन के लिए एक चीज और देखो, यस नाक के अंदर यू विल फाइंड नेजल हेयर दैट आल्सो हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन यस ऑफ एयर। तो whenever air passes through the nasal cavity, filtration of air occurs by mucus and hairs दोनों के जरिए, ठीक है ना। एयर become moist also because some moistures are also there। वार्म कैसे होगा, it takes heat from the blood capillary and become warm, it is essential to protect the delicate nerve, correct। अब नेजल कैविटी के अंदर यू विल फाइंड सेंसरी सेल्स। अब स्मेल अच्छा है या बुरा, ठीक है ना, ये कैसे पता चलेगा, तो नेजल कैविटी के अंदर सेंसरी सेल्स होते हैं जिससे नाक ये फील कर सकता है कि वेदर वेदर इट इज गुड स्मेल और बैड स्मेल, है ना। सो स्मेल को या कह सकते हैं दिस हेल्प्स अस टू टेस्ट द एयर टू सी इफ इट इज फिट टू ब्रीथ और नॉट। तो ये पूरा नोज का फंक्शन है, क्लियर है ना। यस यहाँ जो है आप इसको बोनी नहीं मानिएगा, इट इज कार्टिलेज, कार्टिलेज का प्लेट है ना, इट इज जस्ट टाइपिंग एरर। तो कार्टिलेज का पार्टीशन है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे फेरिंग्स का। ये वही फेरिंग्स है जो हम लोगों ने पहले देखा था ह्यूमन गट में, याद आया, बोलो ठीक। तो यस फेरिंग्स किसको कहते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, इट इज शेयर्ड पैसेज, याद आया, कॉमन पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। और ये फेरिंग्स कहाँ खुल रहा है, सीधे सही ना फेरिंग्स है,
ये पूरा जो ये वाला एरिया है दिस Yes. वन, इट इज द कॉमन पैसेज, दिस कॉमन पैसेज इज फायरिंग्स। ये कहाँ ओपन हो रहा है? इट इट ओपन्स वेयर, ये यहाँ लैरिंग्स के पास खुल रहा है। देखो नेजल कैविटी जो यहाँ देख रहे हैं, नेजल कैविटी ज्वाइन टू द फेरिंग्स एट द बैक ऑफ द थ्रोट, गले के पिछले हिस्से में ये कनेक्ट, समझ में आया? और फेरिंग्स कंटिन्यू टिल द ओपनिंग ऑफ दिस वन, ट्रैकिया की ओपनिंग, जहाँ पे ब्लड ये लैरिंग्स मिल रहा है इस जगह पे ये खुलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा एक बात No. बताओ, विंड पाइप को ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं ना? बोलो। Opening of Yes, windpipe sir. epiglottis, and it is closed by a flap epiglottis, पता है ना? Yes, कब sir. ये बंद होगा? When we swallow food, the epiglottis closes the windpipe, hence preventing food to enter windpipe. ये पिछले क्लास में भी जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो बताया था, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं, Yes. आगे बढ़े। अब बात करेंगे हम लोग लैरिंग्स का। दिस इज द वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स, ठीक है? लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स। ये कैसा होगा? Voice box. इन membranes are stretched across the larynx which vibrate as air passes over them। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हम इसलिए बोल रहे हैं because these membranes, जिसको vocal cords बोलते हैं, they are vibrating, when they vibrate they form the basic speech, समझ में आया? तो larynx is having Yes, vocal sir. cords, larynx के अंदर vocal cords होगा जो vibrate जब करेगा तो फिर आप बोल पाइएगा, ठीक है? अच्छा, लैरिंग्स के फ्रंट में यानी लैरिंग्स से आगे यहाँ इस जगह पे देखोगे, यहाँ इस जगह पे इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए कार्टिलेज कॉल्ड एडम्स एपल। ऐसे एक हड्डी टाइप का निकला होगा, दैट इज कार्टिलेज का बना हुआ एडम्स एपल होगा, जो कि मेल में ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है? Yes, sir. अब बात करेंगे इस विंड पाइप का। दिस वन इज द विंड पाइप और ट्रैकिया, ठीक है? विंड पाइप क्या है? आपको दिख रहा है ये लार्ज स्ट्रेट ट्यूब है, देखो सी दिस स्ट्रेट ट्यूब, वो आपको लैरिंग्स से आ रहा है, इट बिगिंस फ्रॉम हियर दिस एरिया लैरिंग्स, और ये कहाँ तक एंड कर रहा है? ये ब्रोंकस तक एंड कर रहा है। So it is large straight tube which leads from the larynx to the bronchus। अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखो, मान लो कि लैरिंग्स का नीचे का हिस्सा जो ट्रैकिया है वो है, इट इज हैविंग दिस सी सेप्ट कार्टिलेज, यहाँ मिलेगा, यहाँ इस जगह पे सी सेप्ट कार्टिलेज मिलेगा। मालूम फायदा क्या है इसका? देखो जब आप ब्रीद आउट करते हैं, सांस जब छोड़ते हैं, तो एयर प्रेशर देखा जाए तो इनसाइड दिस ट्रैकिया एयर प्रेशर काफ़ी घट जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ये कोलैप्स कर सकता है। So it is strengthened with C-sept rings of cartilage which prevent the windpipe from collapsing on itself when we exhale। जब सांस छोड़िएगा तो अंदर में एयर का प्रेशर घट जाता है, एक्सटर्नल एयर प्रेशर कैन कोलैप्स दिस ट्रैकिया, तो उसको एनकाउंटर करने के लिए देयर इज C-sept rings that is made up of cartilage, उसको मजबूती देता है, ठीक Cartilage. है? अब देखो दिस Yes, ट्रैकिया sir. इज डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स। ये डायग्राम में देखो, ये ऐसे डिवीजन है यहाँ पर, एक यहाँ, एक एक इस तरफ देखो, दो, देयर इज डिवीजन। सो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई प्लूरल हो गया, वन ब्रोंकस गोज टू ईच लंग। अब राइट वाला ब्रोंकस राइट लंग में और लेफ्ट वाला ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाएगा, ठीक है? अच्छा, इस ब्रोंकाई का जो स्ट्रक्चर देखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज सिमिलर टू द ट्रैकिया, जैसा ट्रैकिया वैसा देखो, इट इज आल्सो हैविंग कार्टिलेजिनस रिंग, कोई दिक्कत? अब इस ट्रैकिया के अंदर देखो, मान लो ये ट्रैकिया वाला पाइपलाइन है, ठीक है? तो ट्रैकिया के अंदर में यू विल फाइंड अ स्मॉल सिलिया मिलेगा, सिलिया मिलता है, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यू विल फाइंड सिलिया। अगर बड़ा करके देखो तो ऐसा ऐसा
हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया ही है ना, तो पूरा यहाँ ट्रैकिया के अंदर आपको सिलिया मिलेगा। अगर मान लो कि कोई अनवांटेड चीज, एनी अनवांटेड थिंग एंटर इन ट्रैकिया, सिलिया क्या करेगा, सिलिया बीट रिदमिकली मूविंग डस्ट ट्रैप्ड इन द म्यूकस ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर पूरे वॉल पे देखोगे म्यूकस भी है, ठीक है, जिसके अंदर गंदगी आके चिपक गया, अब यहाँ रहना नहीं चाहिए, दैट शुड बी मूव्ड आउट। तो सिलिया इज हेल्पिंग टू मूविंग आउट द डस्ट ट्रैप्ड इन द म्यूकस ऑफ द ट्रैकिया। तो ये है ट्रैकिया। समझ गए बात? बस यस आज सर। इतना ही पढ़ो, कल इसके आगे पढ़ाएंगे, बहुत सारा पढ़ा दिए, इसको तुम तैयार करो, क्वेश्चन निकाल कर रखना, कल फिर 7 बजे वाले क्लास में फिर मैं पढ़ाऊँ। यस।